हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, किसके लिए? सीयूईटी 2023 के बम्पर तैयारी के लिए आए हैं। आप सब इसको पास करना चाहते हैं, तो हम भी आपको पास कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। और आज बिजनेस मैनेजमेंट की पहली क्लास हमारे साथ आपकी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा दिख रहा है आपको, क्या हमारे बैच का नाम क्या है? आरंभ बैच। आरंभ बैच में आपको सीयूईटी की पूरी कंप्लीट क्या बीकॉम की प्रिपरेशन मिलेगी। एंड इसके साथ में हमारे जो भी टीचर्स हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, आपकी क्लासेस रेगुलर होती रहेंगी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को, और मनोरंजन के साथ मस्त एकदम चीज़ों को अच्छे से देखना है, पढ़ना है। और इस बार सीयूईटी पार, अब की बार हमको क्या करना है? सीयूईटी पार करना है। तो अभी सबसे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दें। एकदम छोटी सी इन्फॉर्मेशन में क्या है आपके सामने कि भाई हमारा जो सब्जेक्ट का कोड है, जो फॉर्म्स अभी फिल नहीं किए हैं, उसमें अगर कोड आता है सब्जेक्ट कोड, तो क्या फिल करना है आपको? 305। क्या 305 क्या है? आपके फॉर्म का क्या सब्जेक्ट का कोड है, ठीक है। अब एक और इन्फॉर्मेशन नोट में दिख रही है आपके सामने। देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर, एक ही क्वेश्चन पेपर विल हैव 50 क्वेश्चंस। कितने सर? बिजनेस स्टडी के 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड। कितने सर? 50 में से 40 अटेम्प्ट करना है, 10 आपके लिए ऑप्शनल रहेगा। ये तो अच्छी बात हो गई ना, कि आपके पास चॉइस आ गई कि 10 आप छोड़ सकते हो, जो टफ होंगे उनको साइड करना है, ठीक है। चलो, हमारे इस इंडेक्स में आपको एक दिख रहा होगा। आप सोचते हो कि ये एक क्यों दिख रहा है? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग इसको कंप्लीट करते चले जाएंगे, वैसे जैसे फील होता चला जाएगा। और जिस दिन ये पूरा फील हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, हमारी कॉन्सेप्ट की क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, हमारी सब कुछ प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट हमारे सामने क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट और बिजनेस दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। बिजनेस क्लास 11th में आपको पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? देखो कि बिजनेस का मतलब होता था सर, बिजनेस का जो मतलब होता था वो क्या था? जनरली एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म टू अर्न लाइवलीहुड और प्रॉफिट। मतलब कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर क्वेश्चन पूछ लेता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, तब वो वर्ड कहाँ से रिलेट कर देंगे हम लोग? वो सर रिलेट करेंगे हम लोग किससे? बिजनेस से, ठीक है। बहुत बारीक चीजें लेके चलेंगे हम लोग। दूसरा वर्ड है इसमें मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या चीजें हैं? मैनेज किसको कर रहा है? मेंट को। अब एम से क्या? मेन एंड वीमेन, ठीक है, दोनों को मैनेज करेगा। प्लस जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको और थिंग्स को, ठीक। तो मैन को करेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज को करेगा, इफिशिएंटली करेगा, और क्या करेगा? थिंग्स को करेगा। तो दो चीजें हमको याद रखनी। क्या? एक तो ये रिसोर्सेज को करता है, किसको? ह्यूमन रिसोर्सेज, प्लस क्या? फिजिकल रिसोर्सेज। इसके साथ में क्या? इसके साथ में फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो जब इन सब चीज़ों का क्या करते हैं हम लोग? मैनेजमेंट करते हैं। जब इन चीज़ों को मैनेज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। आपको ये बात हम लोग आगे देखेंगे कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस होता है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी तक आपको इतनी बात क्लियर हुई क्या कि मैनेजमेंट क्या होता है? ठीक है, आइए देखते हैं। तो मैनेजमेंट क्या होता है? तो FW टेलर, इनके बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पूछा गया है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था, तो मैं बताता हूँ। कौन? FW टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था, और ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा क्या, इसमें देखो बहुत चीज़ें जो डीप में पढ़नी है वो अपने 12th में पढ़ी है। हम इसमें वो चीज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो हमारे सामने आ रही हैं, ठीक है। तो बोला इट इज़ क्या? मैनेजमेंट इज आर्ट। क्या है? एक आर्ट है। क्या है? एक आर्ट है, कला है। नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू मेन टू डू, ठीक है, और देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। तो आप क्या चाहते हो इंसानों से और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, इसको देखना ही क्या बोला जाता है? मैनेजमेंट। इसके आगे फिर जोड़ता है मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग डन। क्या? डन करवाना। क्या डन करवाना? वर्क विद द पीपुल ऑफ
वर्क विद द हेल्प ऑफ अदर्स। तो जो अदर पीपल्स हैं उनके सामने उनसे क्या करना, काम करवाना, उनसे वर्क डन करवाना क्या बोला जाएगा, मैनेजमेंट बोला जाएगा। ठीक है, तो जनरली इसमें देखो जो ये मैनेजमेंट हमने देखा था ना, मेन और प्लस थिंग, ये दो चीजें हैं। ठीक है, आगे मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली, ये चीज हमने ऊपर देख ली। टू मैनेज इज टू फॉरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। तो इतनी चीजें हेनरी फोर्ड ने बोली कि प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कमांड करना, कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं। एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो याद रखना, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। क्या, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। ये वर्ड अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है कि नहीं, तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है। और प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। क्या, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो यहां से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे सामने, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सकता है, दूसरा किन किन चीजों को ये इस्टेब्लिश करता है फिर मैनेज करता है, तो मेन एंड वीमेन को करता है और थिंग्स को करता है। सेकेंड हो गया, थर्ड क्या हो गया कि भाई हमारे सामने ये क्या क्या चीजें कर रहा है, प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, कमांड कर रहा है, कोऑर्डिनेट करना है, ये चीज हो गई। तो तीन चीजें यहां से हमको जो इंपॉर्टेंट लग रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में क्या है, तो चीपेस्ट कॉन्सेप्ट में पहला इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। अगर मैनेजमेंट की डिफिनेशन में जाएंगे तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत बार आए भी हैं और आने के भी पूरे चांसेस होते हैं। पहला, प्रोसेस क्यों बोला जाता है, क्यों, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर दी जाती हैं, वो भी सीक्वेंशियल फॉर्म में। इसी वजह से क्या बोला गया, इसको प्रोसेस बोला गया है। तो बोला इंटर रिलेशन एमंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की जब बात आ ही गई है तो मैं आपको बता ही देता हूँ सर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, यही क्या है इसके फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। तो जब इन 5 चीजों को सीक्वेंस में परफॉर्म किया जाता है उसको क्या बोलेंगे, प्रोसेस। ठीक है, बात समझ में आई। सेकेंड पॉइंट है इफेक्टिव। मैं आपको बताता हूं, इफेक्टिव को याद करने से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इफेक्टिव का मतलब कॉस्ट होता है कि टाइम होता है। एक चीज याद रखना, यहां पे जो टी वर्ड है, ये टी किससे जोड़ लेना, टाइम से। टी वर्ड किससे जोड़ लेना, टाइम से। तो बोला है कंप्लीशन ऑन टाइम, वर्क को, काम को जब ऑन टाइम परफॉर्म किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव होना। ठीक है, क्या, इफेक्टिव होना। थर्ड वन, एफिशिएंसी में क्या याद रखना है, एफिशिएंसी, ई याद रखना इसका। ठीक है, ई याद रखना। और इसमें क्या याद रखना, ये हो गया हमारा मिनिमम रिसोर्स एंड मैक्सिमम आउटपुट। यही बात देखो, कंप्लीशन ऑफ वर्क विथ मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। तो कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करवाना ही इफिशियंसी कहलाती है। ठीक है, अगर ये वर्ड आ जाए कहीं पर, कॉस्ट वर्ड आ जाए, क्या, इफिशियंसी में अगर कॉस्ट वर्ड आ जाए, सी कॉस्ट, इसमें पकड़ लो, कॉस्ट को पकड़ लो, कहीं से भी पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें तो टी हो गया, इसमें सी। तो इफिशियंसी में जहां कॉस्ट की बात करें वो क्या हो जाएगा, इफिशियंसी, और जहां पर टी की बात करेगा, इफेक्टिवनेस, वहां पर टाइम की बात करेगा। ठीक, आगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट हमें यही 3 चीजें दिखा रहा है, पहला प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था लेकिन काफ़ी लोगों ने गलत किया था। ठीक है, वो मैं बताता हूं आपको कि पूछा था कि मैनेजमेंट किस चीज़ के लिए बनाया जाता है। अब उसमें ऑप्शन में था, मतलब उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या, मेन क्यों होता है। एक ऑप्शन था गोल, सेकेंड ऑप्शन था ऑब्जेक्टिव, थर्ड ऑप्शन था उसमें एम, और फोर्थ ऑप्शन था टारगेट। तो बेटा एकदम देखो नॉर्मल सी बात लग रही है कि भाई मैनेजमेंट इनमें से क्या है, तो सब बहुत सारे लोग ऑब्जेक्टिव, टारगेट वगैरह वगैरह लगा के आए थे, लेकिन इसका राइट आंसर होगा, आप गलती मत करना, राइट आंसर क्या होगा, गोल।
क्या गोल, वो भी कौन सा गोल, कॉमन गोल। तो जो मैनेजमेंट बनाया जाता है वो कॉमन गोल के लिए बनाया जाता है। तो ये वर्ड याद रखना, कॉमन गोल। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इतना इजी दिखने में लग रहा है लेकिन कितना टफ है यह बात अभी को समझ में आ रही है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर बेनिफिट्स विद द लेस रिसोर्सेस। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पा रहे हैं कम रिसोर्स के साथ में, तो वो क्या बोला जाएगा, इफिशियंसी। क्या हो जाएगी, इफिशियंसी। सेकेंड पॉइंट, सेम बेनिफिट विथ लेस रिसोर्सेज, तो भी सेम बेनिफिट विथ लेस रिसोर्सेज। अब ये कंपेयर करके बता रहे हैं कि भाई हम जितना बेनिफिट पहले ले रहे थे या फिर अपने कंपटीटर के जब कंपेयर करें हमसे ज़्यादा, मतलब हमारी जो इफिशियंसी है, हमारा जो प्रोडक्शन है या फिर हमारा जो बेनिफिट है वो सेम लेवल का है, लेकिन हमारा जो कंपटीटर है उसने रिसोर्स ज़्यादा यूज किया है और हमने उसकी तुलना में कम किया है, तो हम क्या माने जाएंगे, ज़्यादा इफिशियंटी होगी हमारे पास, हम ज़्यादा इफिशियंट हैं। ठीक है, लेस बेनिफिट्स इवन विथ मोर रिसोर्सेज। कम बेनिफिट किसके साथ में, मोर रिसोर्सेज के पास में, क्या बोला जाएगा, इनएफिशिएंसी बोली जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, बहुत सही, बहुत बढ़िया। दूसरा है, इसमें देखते हैं पहला पॉइंट क्या हमने पढ़ा, कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशन और उसके अंदर जो भी छोटी मोटी चीजें थी उसके बारे में। ठीक है, अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स। एक क्वेश्चन यहां से कैसे बनते हैं सर, क्वेश्चन देखो डायरेक्टली पूछा जाता है, उसमें इसमें से कुछ दे दिए जाएंगे और बोले जाएंगे बताओ ये होगा कि नहीं होगा ऑप्शंस में। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तो जब से असर्शन रीजन आया है तब क्या आने लगा है, इन्हीं वर्ड्स को पकड़ के, की वर्ड्स को पकड़ क्या करते हैं, वो असर्शन एंड रीजनिंग बना देते हैं, तो ये टफ हो जाता है। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक याद होने चाहिए। ठीक है, अब याद करने के तरीके आते हैं, देखते हैं कैसे हो सकते हैं हम लोग। तो पहला तो कैरेक्टरिस्टिक या फीचर आ जाए तो इसमें क्या है कि ये इनटेंजिबल, क्या है ये, इनटेंजिबल, जिसको देखा ना जा सके। अब जिसको देखा ही नहीं जा सकता तो मैनेजमेंट क्या दिखता है आपको, नहीं दिखता होगा। कैसे सर, कैसे नहीं दिखता, अब सोचो आप लोग कैसे मैनेज कर रहे होगे, अपने प्रैक्टिकल को भी दे रहे हो, अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, साथ में सीवीटी की वीडियोस भी देख रहे होगे कहीं ना कहीं यूट्यूब पे, और उसके अलावा अपने कोर्सेज वगैरह कर रहे होगे, घर के काम कर रहे होगे, तो आप मैनेज कर रहे हो ना चीज़ों को। तो बट क्या आपको दिखाई दे रहा है आप मैनेज कर रहे हो, नहीं, आप उसके रिजल्ट्स को देख पाते हो। तो इनटेंजिबल का मतलब क्या, जो दिखाई नहीं देता उसके एंड रिजल्ट को हम लोग देख सकते हैं, या फिर उसके एंड रिजल्ट को ही हमारे सामने दिखाया जाता है। तो अगर कहीं पर बोल दे कि एंड रिजल्ट वर्ड यूज करें तो इसका मतलब क्या, वहां पर किस फीचर की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है इनटेंजिबल फोर्स की। ठीक है, तो इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है, जहां पर एंड रिजल्ट की बात करें। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट। क्या मैनेजमेंट ग्रुप एफर्ट होता है, कोई अकेले नहीं। मैनेजमेंट में अभी हमने पढ़ा ना, मैनेजमेंट के वर्ड में ही देखो क्या, मैनेज प्लस मेन प्लस थिंग, तीन चीजें। किसको मैनेज कर रहा है, मेन, और मेन में सिर्फ ऐसा नहीं कि कौन, मेल, ऐसा नहीं, फीमेल भी हैं दोनों। तो मैन को करना और थिंग्स को करना, दोनों को मैनेजमेंट कर रहा है ना। तो यहां पर बोला भाई मेन फीमेल जो भी होगा सबको मैनेज कर, तो ग्रुप को मैनेज किया जाता है, ये एक ग्रुप एफर्ट होता है, ऐसा नहीं कोई सिंगल पर्सन कर परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, तो ये ग्रुप एफर्ट होता है, ये बात भी याद रखनी है। फिर हमने देखा इट इज ए सोशल प्रोसेस। तो मैनेजमेंट का बेसिकली जो फंक्शन क्या है, वो सर्विस प्रोवाइड करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, सोसाइटी को बेनिफिट हो सके, प्लस अपनी सोशल वैल्यूज भी बढ़ा सके कंपनीज। तो ये इनका मेन पर्पज में से एक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स में, क्या कि सोशल बेनिफिट्स देना, सोशल प्रोसेस होता है, सामाजिक प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट इज एन इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो क्या, मैनेजमेंट इज एन इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो ये क्या बोलता है, किसका मैनेजमेंट कर, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मैनेजमेंट किया जा रहा है। ठीक है, जनरली हम लोग जब बिजनेस की भाषा में पढ़ते हैं तो क्या मैनेजमेंट किसकी कर रहे हैं, हम लोग इकोनॉमिक चीज़ों की बात करते हैं। जैसा बिजनेस के अंदर, बिजनेस का वर्ड मैंने बताया था आपको, क्या बिजनेस का मतलब ही होता है किसका, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की ही बात करता है, जहां पर उसको फायदा, मनी की बात करे। तो सेम चीज़ यहां पर भी आई, जब उसके फंक्शन में है मैनेजमेंट के, तो क्या करेगा, देखो सीधी सी बात है, अगर बिजनेस मैनेजमेंट है तो वहां पर इकोनॉमिक रिसोर्स की ही बात करेगा। डायनेमिक का मतलब होता है जो फ्लक्चुएट करता रहे, जो चेंज होता रहे, हर पल हर समय बदलता रहे।
आपकी लाइफ में भी तो है। हम हर दिन बदलते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, थोड़े से समझदार हो जाते हैं, थोड़े से पागल हो जाते हैं, थोड़े से बुद्धू हो जाते हैं, ऐसा करके होता है ना। तो हम हर दिन कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में चेंज होता रहता है। और मैनेजमेंट किसको मैनेज कर रहा है सर? मैन और थिंग्स को मैनेज कर रहा है। तो मैन का जब बिहेवियरल चेंज होगा तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को भी चेंज होना पड़ेगा। जब थिंग्स हैं तो थिंग्स में भी तो थोड़ा बहुत बदलाव आता रहेगा, तो मैनेजमेंट को बदलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, पूरा इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है और उसी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, डील करना पड़ता है। और इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, डायनेमिक फंक्शन। ठीक है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अभी इसका एक अलग से कॉन्सेप्ट हम लोग आगे गएंगे। सिर्फ इतना जान लो कि अगर आता है तो ये आर्ट भी होता है, साइंस भी होता है एंड प्रोफेशन भी माना जाता है। ठीक है, इतनी कैरेक्टर्स में याद रखो, इसमें डीप हम लोग चीजें देखेंगे। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस, भाई लगातार। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो चलता ही जाए चलता ही जाए चलता ही जाए, ऐसे करके, यही होता है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अब कैसे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, पहले देखो फंक्शंस को देखते हैं। पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। तो ये जो फंक्शंस हैं लगातार एक साइकिल में चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं जब तक बिजनेस खत्म नहीं हो जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग। मैनेजमेंट इज नीडेड एट ऑल लेवल, कहां पर, सभी लेवल पर होता है। अब लेवल की बात किया है तो 3 लेवल, टॉप, मिडिल एंड बॉटम लेवल। ठीक है, तीनों लेवल पे रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी तरीके का बायसनेस नहीं होगा कि भाई मैनेजमेंट सिर्फ टॉप लेवल पे चाहिए, नहीं, हर लेवल पे चाहिए, छोटे से लेकर के बड़े लोगों तक की चाहिए। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, अरे वाह, एक से ज़्यादा स्कोप होते हैं। मल्टी डायमेंशनल का मतलब स्कोप होना। ठीक है, स्कोप क्या, एरिया, जो ये एरिया कवर करते हैं उसकी बात कर रहा है। तो एक वाइड एरिया कवर कर रहा है। अभी हमने बात की ना, एक तो पहला ये वर्क, काम को मैनेज कर रहा है, दूसरा पीपल्स को कर रहा है एंड तीसरा ऑपरेशंस को कर रहा है। तो क्या होता है भाई, देखो जो काम होता है वो कौन परफॉर्म करता है, पीपल, और उसी को क्या बोलते हैं, ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब ही क्या होता है, कोई एक्टिविटीज परफॉर्म करना, ऑपरेट करना। तो जब वर्क और पीपल एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है, ऑपरेशन परफॉर्म होता है, परफॉर्मेंस आती है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो बोल सकते हैं वर्क है, उसके साथ में क्या, पीपल जुड़ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक ऑपरेशन हो जाएगा, एक एक्टिविटीज के फॉर्म में परफॉर्मेंस होने लगेगा। ठीक है, ये बात हमको याद रखनी है। फिर बात आती है, मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन। क्या, मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि भाई आप किसी काम को कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो उसी को बोलते हैं डिसिप्लिन। वर्ड क्या याद रखना, डिसिप्लिन का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। जैसे आप अगर पर डे अपने बोर्ड्स की, अपने सीवीटी की या फिर अपने एग्जाम्स की तैयारी 2 घंटे लगातार कर रहे हो तो क्या माने जाओगे, आप कंसिस्टेंट माने जाओगे। ठीक है, इवन कि अब ये बैड एंड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। भाई एक कोई इंसान है जो चोरी करता है और वो लगातार चोरी कर रहा है तो हम बोलेंगे ना वो डिसिप्लिन के साथ चोरी कर रहा है। ठीक है, और कोई इंसान है वो अच्छे काम बहुत डिसिप्लिन के साथ कर रहा है तो बोलेंगे डिसिप्लिन दोनों है। अब ये हम इसमें नहीं बोल सकते कि भाई नेगेटिव चीज़ें डिसिप्लिन में नहीं होती, दोनों चीज़ें डिसिप्लिन में होती हैं, और पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। ठीक, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। अभी हमने बात की क्या, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, क्योंकि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, फिर ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। देखो ये वर्ड याद रखना, क्या, गोल ओरिएंटेड है। जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल बनाया गया है ना, उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए ही मैनेजमेंट किया जाता है। मैनेजमेंट करने की बारी या फिर इसकी इंपॉर्टेंस ही ये है कि जो हमारा कॉमन गोल है उसी को कंप्लीट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, फिर आता है इट इज अ यूनिवर्सल। आपने मिस यूनिवर्स सुना होगा, पूरे ब्रह्मांड की रानी, ऐसा मिस यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब जो हर जगह है, हर तरफ है। आपने एक प्रेयर भी किया होगा, हर तरफ हर जगह तू ही तू, ऐसा एक प्रेयर भी है, गाना भी सुना है आपने। तो हर जगह होने का मतलब क्या है, ये किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा, बड़ा, बहुत बड़ा, मीडियम, या फिर ये किसी भी रिलीजन में हो, किसी भी जियोग्राफिकल लोकेशन में हो, किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में हो, ये सब जगह पर पाया जाता है मैनेजमेंट। इवन कि हमारी लाइफ में पर डे हो रहा है तो इसी वजह से मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल, हर जगह है।
मैनेजमेंट मेक्स थिंग्स हैपन मतलब घटित होना, किसी चीज का होना। तो बोलता है मैनेजमेंट मेक्स थिंग्स, चीजों को होना, चीजें होंगी और किसके थ्रू होती है, मैनेजमेंट उनको पॉसिबल करना है क्या, उस चीजों को होना, ठीक है, उस चीज का परफॉर्मेंस किया जाना। मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी थिंग्स। अच्छा ये पॉइंट्स कंप्लीट, नॉट अ थिंग। अच्छा ये पॉइंट्स आपका थोड़ा सा इसको कट कर लिया। तो मैनेजमेंट एम्फेसाइज ऑन द पीपल, ये किसके ऊपर जोर देना, एम्फेसाइज का मतलब जोर देना, भाई ये फोकस करता है, किसके ऊपर फोकस कर रहा है, ऑन पीपल, क्या, ऑन पीपल नॉट थिंग्स। मतलब क्या, अभी सर आपने बताया कि ये थिंग्स और दोनों पे करता है, हाँ बेटा ये बोला हमने दोनों पे करता है, अभी आपको डेफिनेशन में बताया कि मैनेज प्लस मेन प्लस थिंग्स, लेकिन जोर किस पे देता है, जैसे एक कभी कभी आपने सुना होगा, फिर देखा भी होगा, फील किया होगा कि घर में 2-3 बच्चे होते, क्या माता पिता सबसे प्यार नहीं करते, करते तो सबसे हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि छोटे बच्चे को ज़्यादा प्यार किया जाता है, तो बोलते हैं एम्फेसाइज, जो लव एम्फेसाइज किया गया इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं वो छोटे बच्चे के ऊपर, कि ऐसा नहीं कि आपके साथ प्यार नहीं कर रहे ना, बड़े बच्चे के साथ करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज़, मैनेज तो वो मैन को भी कर रहा है, थिंग्स को भी कर रहा है, बट फोकस किसका है, पीपल्स के ऊपर, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आई, यहां तक चीजें समझ में आई आप लोगों को, बहुत बढ़िया। फिर आती है बात ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के क्या उद्देश्य हैं या फिर मैनेजमेंट क्यों किया जा रहा है। तो पहला इसका जो ऑब्जेक्टिव है, अब आता है ऑर्गेनाइजेशनल या फिर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सबसे बड़ी बात कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सर इकोनॉमिक वर्ड आ गया, इकोनॉमिक का मतलब पैसा, मनी की बात कर रहा है, तो पैसे की बात कर रहा है, इसमें देखते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उनके किस लिए बनाया है भाई, वो ऑर्गेनाइजेशन बनाया ही क्यों है, प्रॉफिट ही तो अर्न करने के लिए बनाया है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल। तो बोला है इन सब चीज़ों को क्या किया जाता है, इस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है, इस तरीके से मैनेज किया जाता है मटेरियल्स एंड ह्यूमंस का, कि क्या हो सके, 3 चीज़ें इस्टेब्लिश की जा सकें। पहला सर्वाइवल, सोचो कि हम जब हमारा जन्म होता है, जब हम लोग जब छोटे बच्चे होते हैं या फिर जब पैदा होते हैं, तो हमारे गार्जियन क्या चाहते हैं, पहले आप जी खा लो, आप जिंदा रह लो, मतलब उनको हमेशा चिंता रहती है कि पिछले 1-2 साल में क्या होता है कि बहुत सारी चांसेस होते हैं कि उनको बहुत नाजुक होता है बच्चा, बहुत ज़्यादा उनको केयर की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो तुरंत घबरा जाते हैं। रीज़न क्या है कि भाई एक छोटा बच्चा है ना, उसके पास अभी कैपेसिटी नहीं है चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की, चीज़ों को झेल पाने की, चीज़ों को उस तरीके से हैंडल कर पाने की, तो क्या कहते हैं बहुत केयरिंग की ज़रूरत होती है। तो हर बिजनेस अगर एकदम स्टार्ट हुआ है तो एक नन्हे बच्चे की तरह, जिसको बहुत ज़्यादा संभालने की ज़रूरत है, जिसको सिर्फ अभी सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए, वो चाहता है कि हम मार्केट में सर्वाइव कर पाए, हम अपने कंपटीटर से बच पाए, पहला तो ये हो जाता है। तो सेम हमारे मैनेजमेंट भी होता है, बिजनेस क्या चाहता है, सबसे पहले सर्वाइवल। अब जैसे ही थोड़ा सा सर्वाइव हो जाता है, जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, अब बच्चा क्या चाहता है, अब वो अपनी चीज़ों की तरफ चला जाता है, इगोइस्टिक होने लगता है। क्या बोलता है, जैसे 6-7 साल 5 साल में होने लगता है, वो चाहता है मेरी सारी चीज़ें मैं ही लूँगा, मैं मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा सामान, मेरी चीज़ें, वो अपने लिए बात करने लगता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी, ऑर्गेनाइजेशन जैसे थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, अब क्या करते हैं हम लोग, प्रॉफिट की सोचते हैं कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट होने लगे। अब प्रॉफिट क्या, इसका मतलब कि जो भी हमारे यहाँ पर कॉस्ट वगैरह आ रही है उसको कवर किया जा सके, ठीक है। थर्ड वन, जब बच्चा और बड़ा हो जाता है, हमारी एज में आ जाता है, अब क्या होता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब क्या चाहता है, अब हम सिर्फ अपने घर में नहीं रहेंगे, अब हमको चाहिए दुनिया लोग हमको जाने, बहुत सारे लोग हमको जानते रहे, या फिर हम बहुत सारे लोगों की नज़र में बन जाएं, हम बहुत सारा पैसा कमाएं, बहुत सारी वेल्थ बनाएं, ऐसा कुछ करते हैं हम लोग। तो सेम बिजनेस में क्या चाहते हैं, जब वो ग्रो कर जाता है, प्रॉफिट अर्न करने लगता है, तो वो चाहते हैं कि अब ग्रोथ हो और क्या एक्सपेंशन हो उसका, इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें अगर क्वेश्चन कैसे रेज करेगा, तो क्वेश्चन घुमा के अगर बोला जाए तो इस सर्वाइवल वाले केस में क्या होता है, कंपनी की जो टोटल कॉस्ट होती है ना, हमेशा जो मैनेजमेंट होता है क्या चाहता है कि जो टोटल कॉस्ट है उसकी रेवेन्यू कम से कम इतनी हो जाए कि वो कॉस्ट को क्या कर पाए, कवर कर पाए। ये क्वेश्चन आ सकता है बहुत बेहतरीन तरीके से कि टोटल कॉस्ट और रेवेन्यू जहां पर कवर होता है वहां पर सर्वाइवल की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट में जो टोटल कॉस्ट है,
ठीक है, थोड़ा उससे ज्यादा, तो जो रेवेन्यू होने लगे वो क्या होने लगे, उससे थोड़ा रेवेन्यू से ज्यादा। अब एक चीज और याद रखना, यहां पर जो कॉस्ट की बात कर रहा है, ये कॉस्ट कौन सा, ऑपरेशनल कॉस्ट। कौन सा बेटा सर, ऑपरेशनल कॉस्ट। तो फर्स्ट स्टेप पे चाहता है कि उसकी कम से कम डे टू डे एक्सपेंसेस, जो ऑपरेशन है, जो एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर रहा है, उतना तो रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। सेकेंड वाले फेज में क्या बोलता है, जो टोटल कॉस्ट है उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। मतलब क्या, मतलब ये कि ऑपरेशनल कॉस्ट भी कवर हो जाए। सर काम करने के लिए जो डे टू डे बिजनेस में पैसे की रिक्वायरमेंट वो तो कवर हो ही जाए, प्लस जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो दोनों कवर हो जाएं, तो रेवेन्यू इतना ज़्यादा हो कि कम से कम ऑपरेशन के साथ साथ और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की भी एक्सपेंसेस कवर हो जाएं। ठीक है। एंड थर्ड लेवल पर जब आते हैं तो टोटल जो कॉस्ट होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, किसकी तुलना में, तो इसकी। अब इसमें क्या क्या, ऑपरेशनल कॉस्ट, नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस प्लस एक्स्ट्रा जो भी अदर एक्सपेंसेस वो सब कवर हो जाते हैं, उनके बावजूद भी बहुत सारा पैसा बचता है। ठीक है, ये बहुत डीप जाकर के आपको चीज़ें बताया हमने। ठीक है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता, बहुत कम लोग बता रहे होंगे, और जो बता रहे होंगे बहुत अच्छा पढ़ा रहे वो। आप उनके वीडियोज भी देखिए, उनसे सीखिए। आइए फिर अभी एक वर्ड आता है ग्रोथ का मतलब। कहीं कहीं पूछा जाता है कि सीटी में भी पूछ लिया जाता है कहीं पर, ग्रोथ का मतलब क्या है। अब ग्रोथ का मतलब होता है, देखो बेटा, जब सेल्स बढ़ जाए, दूसरा प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ने लगे, प्रोडक्शन का यूनिट बढ़ने लगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ने लगे, एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो जाए, कई सारे जो पहले 10 20 50 हुआ करते तब 1000 2000 होने लगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ जाए, नंबर ऑफ प्लांट बढ़ जाए, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट बढ़ने लगे, तो इसको क्या मानते हैं, ग्रोथ मानते हैं। ठीक है। एक्सपेंशन किसको मानते हैं, एक्सपेंशन का मतलब होता है जब एक ब्रांच तो हमारा चल ही रहा है, उसके अलावा किसी दूसरे जियोग्राफिकल लोकेशन में, किसी अदर प्लेस पे अपनी ब्रांच, अपनी कंपनी ओपन करना एक्सपेंशन का पार्ट होता है, एक्सपेंड कर रहे हैं अपनी चीजों को। ठीक है। आइए, ये तो हमारा हो गया सर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो हमने बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव, सामाजिक। अब भाई अगर कोई बिजनेस किसी इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका ये दायित्व तो बनता है कि उस इन्वायरमेंट को सेफ भी रखे और उस इन्वायरमेंट में जो भी लोग रह रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनका प्रॉपर केयर किया जाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी ना, ये बनेगी, एकदम बनेगी। तो इसी के लिए सोशल ऑब्जेक्टिव्स को देखा गया। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में देखो, सीधी सी बात है, एडॉप्शन ऑफ द इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मतलब क्या, जो इन्वायरमेंट को ज़्यादा हजार ना करे। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो नुकसान ना करे। ठीक है, हमेशा विकास ही विपत्ति का कारण है। क्या, विकास ही विपत्ति का कारण है, और जब जब इंसान विकास करेगा तब तब वो कुछ ना कुछ विपत्ति लेकर के आएगा, कुछ ना कुछ नुकसान करेगा। तो यहां पर भी वैसे ही होगा, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी ऑर्गेनाइजेशन की कि वो कम से कम नुकसान हो। ठीक है। तो इसमें क्या, प्रोडक्शन के मेथड्स बहुत ही इको फ्रेंडली होने चाहिए। कंट्रीब्यूशन टू द सोशल कॉजेज, सोशल कॉज में जैसे एजुकेशन, इम्पार्टिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रंस एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड, ये सब चीज़ें की जानी चाहिए। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने CSR वर्ड को यूज किया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। CSR का फुल फॉर्म आप लोग कर लो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं या फिर इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये क्यों मैनेजमेंट बनाती हैं, हर कंपनी को इसको फॉलो करना पड़ता है, जिसके अंदर सोसाइटी के रिसोर्सेज और सोसाइटी के बारे में सोचा जाता है। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। और जब पर्सनल में देखो पर्सन, और पर्सन का मतलब यहाँ पर जो कंपनी के स्टाफ हैं
जो कंपनी से रिलेटेड मेंबर्स हैं वहाँ पर, जो भी वहाँ पर पीपल्स हैं, लोग हैं, उनकी बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑफ द इंडिविजुअल्स, क्या पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल्स, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सोशल ऑब्जेक्टिव मस्ट बी अकोमोडेटेड। तो यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचा जाता है। अब एम्प्लॉय के बारे में कैसे सोच सकता है? उनको क्या होना चाहिए? रिम्यूनरेशन और वेज प्रॉपर उनके अकॉर्डिंग टू वर्क होना चाहिए, इन्वायरमेंटल सेफ होना चाहिए, प्लस उनको वर्किंग कंडीशन बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए, उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उनके ऊपर किसी भी तरीके का डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, उनको अपने हिसाब से काम करने के लिए फ्री रखना चाहिए, उनके सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, प्लस उनके फैमिली जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें किसके अंदर आएंगी? पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आएंगी। ठीक है, आइए, ये हो गया हमारे ऑब्जेक्टिव्स के पार्ट। फिर आता है सिग्निफिकेंट, महत्व क्या है, ये महत्वपूर्ण क्यों है, इतना महत्वपूर्ण भी क्या है इसके अंदर? तो सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहले टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है किसके अंदर हम लोग करेंगे? ये लोग सर CSR के अंदर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट बनाता है प्रॉपर। आज के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी अभी करंट में ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास CSR डिपार्टमेंट बनाते हैं और प्रॉपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर करने के लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बना रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए CSR। दूसरा पॉइंट है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। इफेक्टिव वही क्या, कम से कम समय में और बहुत ही इफिशिएंट तरीके से कम वेस्टेज हो पाए, तो वेस्टेज को भी कम कर सकें और प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाए रिसोर्सेज का। तो उसके लिए क्या होता है? मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर सिर्फ फिजिकल रिसोर्सेज की बात किया है, तो फिजिकल रिसोर्सेज तो हमने दिखा, प्लस इसमें क्या करना है हमको? ह्यूमन रिसोर्स को भी इंक्लूड करना है। क्या? ह्यूमन रिसोर्स को भी इंक्लूड करना है। थर्ड पॉइंट, रिड्यूस कॉस्ट। तो यही तो हमारा वर्ड है एफिशिएंसी, इसी को तो हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। हमने बात की, तो रिड्यूस कॉस्ट, एफिशिएंसी लाना बिजनेस के वर्किंग में। ठीक है, फिर आती है बात इंश्योर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो क्या मैनेजमेंट इंश्योर करता है, पक्का करता है, क्या पक्का करता है? सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ठीक है, बिजनेस का। फिफ्थ पॉइंट, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। और पर्सनल की अभी हमने बात की कि अपने स्टाफ के बारे में, अपने मेंबर्स के बारे में, अपने एम्प्लॉयज़, अपने वर्कर्स के बारे में सोचना, उनको प्रॉपर रिम्यूनरेशन देना एंड अदर फैसिलिटीज जो भी हो सकती है। ठीक है, तो उनके लिए। छठवां पॉइंट, हेल्प्स इन फेसिंग लेबर चैलेंजेज। तो जो वर्कर्स हैं उनकी भी तो होती रहती है, जैसे आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा कि लेबर क्या करते हैं? स्ट्राइक कर देते हैं, हड़ताल वगैरह कर देते हैं, जिससे वर्किंग पे इफेक्ट पड़ता है, प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। तो उस चीज़ से डील करने के लिए क्या होना चाहिए? मैनेजमेंट मदद करता है। फिर आती है बात ओवरकम रेजिस्टेंस टू चेंज। अब किसको बोल रहा है रेजिस्टेंस टू चेंज? रजिस्ट का मतलब रोकना। हम सब जानते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया, साइंस की थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ आपको, समझ लो। क्या लॉ ऑफ इनर्शिया बोलता था? जो चीज जिस पोजीशन में है वो हमेशा वैसा ही रहना चाहती है। जैसे आप लोग करते हो कि आप सोए रहते हो, सुबह उठने का मन ही नहीं करता है, बुक बंद रहती है, उसका खोलने का मन ही नहीं करता है। ठीक है, तो क्या है? ये लॉ ऑफ इनर्शिया ही तो काम कर रहा है। तो सेम चीज भाई क्या है कि जो वर्कर्स होते हैं वो जैसा काम करते आए हैं और उनकी जो भी मेंटालिटी रही है वो उसमें चेंज नहीं चाहते, वो उसको हमेशा चाहते हैं कि ऐसा कुछ चेंज ना हो, हम उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो हमेशा रजिस्ट करता है, रोकता है। ठीक है, तो इस चीज को बदलने के लिए मैनेजमेंट क्या करता है? HR डिपार्टमेंट्स लाता है, जिससे लोगों को बदला जा सके, उनकी मेंटालिटी को चेंज किया जा सके। ठीक, फिर पॉइंट आता है हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। क्या? ग्रुप के गोल को अचीव करने के लिए मदद करता है मैनेजमेंट। फिर आती है बात कंट्रोल एंड डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। क्या? ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना। अब कंट्रोल का मतलब क्या है?
कंट्रोल का मतलब होता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन, एक लाइन में क्या, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन का मतलब क्या, जब कोई गलती हो जाए, ठीक है, उस गलती को सही करने के लिए जो भी फंक्शन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेना। तो यहां पर कंट्रोलिंग के अंदर यही किया जाता है। फिर आता है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या कि सर डायरेक्ट कर देना, वो जैसे मनो वैसे भागता है, नहीं, डायरेक्ट का मतलब डायरेक्शन देना, दिशा देना, और दिशा दशा बदलती है, तो दिशा जीवन में बहुत जरूरी है, उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी जरूरी है। फिर आता है पॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी कौन करवाता है, मैनेजमेंट की वजह से ही हो पाता है। और इंपॉर्टेंट बात सबसे यही है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना चाहता है उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूसली होना चाहिए, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों रिसोर्सेज का यूज करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाना चाहिए, ठीक है, तभी चीज़ों का ग्रो होता है, तभी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आपके सिलेबस। अगर आपके पास सिलेबस है नहीं तो हमारा सिलेबस वाला वीडियो तो देख ही होंगे, अगर नहीं देखा है तो जाके देखिए, उसका हमने पहला पॉइंट डीपली एक एक चीज़ों को समझ लिया है। और मैं गारंटी देता हूँ इतनी डीप चीज़ें बहुत कम लोग बता रहे हैं या फिर नहीं बता रहे हैं, और अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है तो ये आपका सौभाग्य है, और ये हमारा सौभाग्य है कि आपके जैसे इतने काबिल बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। थैंक यू। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, सेम चैप्टर, ठीक है। थैंक यू।